देखिए यहाँ पर हम देखते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के क्वेश्चन है, तो ये हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इनका बता देते हैं कि आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और डिटेल में वीडियो का सॉल्यूशन हम देखेंगे। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि क्या किस तरीके का दिक्कत है। और जैसे कंप्यूटर का क्वेश्चंस हैं ये सारे, और डिटेल में हम सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें क्या डिवाइस यूज किया जाता था। देखिए वैक्यूम ट्यूब के कंप्यूटर हैं, वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक ड्रम का वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था। तो देखिए जनरेशन अलग अलग रही है कंप्यूटर की। जनरेशन अब तक 5 जनरेशन आ गई हैं, 5th जनरेशन तक के कंप्यूटर आ गए हैं। और वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक ड्रम है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किया जाता था। दी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर करेक्टराइज बाई मेजर टेक्निकल डेवलपमेंट, मतलब कि जनरेशन बाई जनरेशन मेजर टेक्निकल डेवलपमेंट है वो कंप्यूटर के फील्ड में हुए हैं। दैट फंडामेंटली चेंज्ड द वे ऑफ कंप्यूटर अप ऑपरेट रिजल्टिंग इन स्मॉलर, मतलब कि ऑपरेशन कंप्यूटर का चेंज हुआ है, कंप्यूटर का जो साइज है वो कम हुआ है, चीपर हुआ है कंप्यूटर, एंड पावरफुल हुआ है, ज़्यादा एफिशिएंट हुआ है और रिलायबल डिवाइस कंप्यूटर बन गया है। तो जैसे कि फर्स्ट जनरेशन की बात करें, कंप्यूटर का जो फर्स्ट जनरेशन आया था वो आया था 1946 से 1954 तक फर्स्ट जनरेशन चला था। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें हम यूज करते थे, वो करते थे वॉक्यूम ट्यूब। वॉक्यूम ट्यूब का फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किया जाता था। फिर आती है सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन जो है 1955 से आई, और 1955 से 1964 मतलब 10 साल के आसपास चली, ये भी 10 साल के आसपास चली। ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कंप्यूटरों में होने लग गया था। फिर आई थर्ड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन जो है 1964 से 1977 तक चली, और यहाँ पर हम इंटीग्रेटेड आईसी का उपयोग करने लगे। तो देखिए सिस्टम बाय सिस्टम, ये नहीं है कि स्टार्टिंग में 5th जनरेशन आ गई, सिस्टम बाय सिस्टम डे बाय डे अपने आप को कंप्यूटर ने अपग्रेड किया। ऐसे ही आप अपने अंदर डे बाय डे अपग्रेड कर सकते हैं अपने आप को, क्या है, अपग्रेड करते हुए अपने नॉलेज को आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो थर्ड जनरेशन में आ गया हमारा आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, और कंप्यूटर का साइज और कम हो गया। फिर आ जाता है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन जो कि 1978 से अभी भी प्रेजेंट में भी चल रहा है, फोर्थ जनरेशन का। और यहाँ पर वी एल एस आई का इस्तेमाल हो गया, वेरी माइक्रो प्रोसेसर, और यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर का भी इस्तेमाल हो गया। और उसके बाद में नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी वो फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट में भी चल रही है और आगे भी आएगी, प्रेजेंट और फ्यूचर में हम कह सकते हैं फिफ्थ जनरेशन। और यहाँ पर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो आईसी हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा। और यहाँ पर बायोचिप का भी इस्तेमाल किया जाएगा, आने वाले समय में बायोचिप का भी हम इस्तेमाल करेंगे। अब कुछ बेसिक पॉइंट देख लेते हैं। कंप्यूटर क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इंफॉर्मेशन और डेटा को मैनिपुलेट करता है। इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्राइव एंड प्रोसेस डेटा, मतलब इसके पास तीनों एबिलिटी होती है। जो कंप्यूटर होता है हमारे पास, उसके पास तीनों एबिलिटी होती है। वो डेटा को स्टोर भी कर सकता है, वो डेटा को जरूरत करने पर रिट्राइव भी कर सकता है, यानी वापस भी बुला सकता है कोई भी डेटा, और उस डेटा को वो प्रोसेस भी कर सकता है। तो तीनों काम कंप्यूटर कर लेता है। नाउअडेज ए कंप्यूटर कैन बी यूज टू टाइप डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स टाइप करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ईमेल सेंड करने के लिए भी हम कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। गेम खेलने के लिए भी हम कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। इट कैन आल्सो बी यूज टू एडिट और क्रिएट स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट भी हम एडिट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं कंप्यूटर के द्वारा। इवन हम वीडियोज भी यहाँ पर क्रिएट और एडिट कर सकते हैं। बट द एवोल्यूशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स सिस्टम स्टार्टेड अराउंड 1940। तो ये कंप्यूटर का सिस्टम है, इसका एवोल्यूशन जो है 1940 से स्टार्ट हुआ विद द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और यहाँ पर अभी तक 5 जनरेशन है कंप्यूटर की आ चुकी हैं। अब यह आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करें। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, अंडर विच मैपिंग मेथड ओनली वन स्पेसिफिक लाइन ऑफ द कैच कैन बी मैप्ड टू ए स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी, मतलब कौन सी मैपिंग हम यूज करें ताकि मेन मेमोरी में ओनली स्पेसिफिक लाइन में भी स्पेसिफिक लाइन ऑफ कैच कैन बी मैप्ड टू स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी, वो है डायरेक्ट मैपिंग। तो डायरेक्ट मैपिंग में होता है। तो देखिए यहाँ पर 3 टाइप की मैपिंग है यूज की जाती है कैच मेमोरी के लिए। एक होती है डायरेक्ट मैपिंग, एक होती है एसोसिएट मैपिंग, और एक होती है सेट एसोसिएट मैपिंग। डायरेक्ट मैपिंग में क्या होता है,
कैच मेमोरी में ये डिफरेंट मेथड है कैच मेमोरी को यूज करने के लिए, मतलब मैपिंग यूज की जाती है कैचिंग में। डायरेक्ट मैपिंग में क्या होता है, पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी कैन मैप ओनली टू पर्टिकुलर लाइन ऑफ द कैच, मतलब कोई पर्टिकुलर ब्लॉक है मेमोरी का, वो पर्टिकुलर लाइन पर्टिकुलर लाइन से ही वो मैप किया जाएगा, वो रहती है हमारी डायरेक्ट मैपिंग। एक होती है एसोसिएट मैपिंग। एसोसिएट मैपिंग में क्या होता है, द मेन मेमोरी ब्लॉक कैन मैप और टू एनी लाइन ऑफ द कैच दैट इज फ्रीली अवेलेबल एट दैट टाइम, मतलब कि कोई भी हमारे पास मेमोरी ब्लॉक है, उस मेमोरी ब्लॉक में हमारी जो पर्टिकुलर लाइन है वो पर्टिकुलर ब्लॉक में ना आके जो भी फ्री होगा, फ्री अवेलेबल रहेगा उस समय, उसमें वो एंटर कर जाएगी पर्टिकुलर लाइन। तो पर्टिकुलर लाइन के लिए पर्टिकुलर मेमोरी की ज़रूरत नहीं है, जो मेमोरी फ्री होगी कैच में वहाँ पर वो क्या कर जाएगी, एंटर कर जाएगी। तो हम कह सकते हैं अंडर एसोसिएट मैपिंग द मेन मेमोरी ब्लॉक कैन मैप टू एनी लाइन ऑफ द कैच दैट इज़ फ्रीली अवेलेबल एट दैट टाइम। और तीसरा होता है सेट एसोसिएटिव मैपिंग। सेट एसोसिएटिव मैपिंग में क्या होता है, इट इज़ एन एडवांस फॉर्म ऑफ डायरेक्ट मैपिंग, ये डायरेक्ट मैपिंग का एडवांस फॉर्म है। ये जो आप डायरेक्ट मैपिंग यूज कर रहे हैं इसका एडवांस फॉर्म है, एडवांस फॉर्म ऑफ डायरेक्ट मैपिंग that allow every word present in cache to have two or more word in the main memory for same index address, मतलब कि यहाँ पर क्या है, प्रत्येक वर्ड जो कि कैच मेमोरी में है आपका, कैच मेमोरी में जो प्रत्येक वर्ड है उसके दो या दो से ज़्यादा वर्ड होते हैं सेम इंडेक्स एड्रेस पर, दो या दो से वर्ड होते हैं सेम इंडेक्स एड्रेस पर। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, पेन बेस्ड कंप्यूटर विद द फंक्शनलिटी ऑफ नोटबुक और डेस्कटॉप। तो देखिए, पेन बेस्ड कंप्यूटर कौन सा है हमारा, टैबलेट जो पीसी है, टैबलेट पीसी पेन बेस्ड कंप्यूटर विद द फंक्शनलिटी ऑफ नोटबुक और डेस्कटॉप, मतलब नोटबुक का भी काम करता है और टैबलेट डेस्कटॉप का भी काम करता है। टैबलेट पीसी इज ए न्यू टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट रिप्रेजेंट ए स्टेप फॉरवर्ड इन द इवोल्यूशन ऑफ नोटबुक और लैपटॉप। कंप्यूटर दैट मोबाइल वर्कर यूज टूडे, जैसे मोबाइल वर्कर है वो ज़्यादातर कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, जो टैबलेट पीसी है इसका यूज कर रहे हैं। टैबलेट पीसी पेन बेस्ड कंप्यूटर विद द फंक्शनलिटी ऑफ नोटबुक और डेस्कटॉप, मतलब इसमें नोटबुक भी रहेगा और डेस्कटॉप पे से भी काम करेगा। टैबलेट पीसी runs on a new version of Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, which is superset of Windows XP Professional। Windows XP Professional का superset है हमारा Microsoft Windows XP। The tablet PC platform offered the same high degree of functionality as other XP Professional machine in mid 20th century, मतलब the tablet PC design are conceived। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है इसके बारे में, ड्यू टू इट्स साइज एंड पावर रिक्वायरमेंट ए डेस्कटॉप कंप्यूटर इज ए पर्सनल कंप्यूटर मीन फॉर फ्रीक्वेंट यूज एट द सिंगल प्लेस और नियर ए डेस्क, मतलब कि जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम एक प्लेस पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जगह जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है पीडीए। पीडीए क्या चीज़ है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट आर दी नेटवर्कड कंप्यूटर दैट फिट इन दी पाम ऑफ योर हैंड, मतलब पीडीए जो है आपके हैंड में भी आ जाएगा, इतना छोटा होता है पीडीए। ये लैपटॉप इज स्मॉल पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर विद ए स्क्रीन एंड अल्फा न्यूमेरिकल कीबोर्ड, मतलब लैपटॉप में आपका स्क्रीन भी रहेगा और अल्फा न्यूमेरिकल कीबोर्ड भी रहते हैं। तो पीडीए के बारे में आप देख सकते हैं कि पीडीए जो रहेगा आपका पाम तो हैंड में आ जाएगा, इतना छोटा कंप्यूटर आपका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, क्वेश्चन है, अगर माइक्रो प्रोसेसर में सीपीयू इंटरप्टेड हो जाता है तो क्या, देखिए सीपीयू अगर इंटरप्टेड हो गया माइक्रो प्रोसेसर में, एक्नॉलेज इंटरप्ट एंड वेट फॉर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द इंटरप्टिंग डिवाइस।
तो जैसे ही अगर हमारा माइक्रो प्रोसेसर में सीपीयू इंटरप्टेड हो जाता है, तो वो इंटरप्ट को एक्नॉलेज कर लेगा सीपीयू, और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का वेट करेगा इंटरप्टेड डिवाइस से। तो एक इंटरप्ट इज ए कंडीशन दैट कॉज द माइक्रोप्रोसेसर टू टेम्परेरी वर्क ऑन द डिफरेंट टास्क, देन लेटर रिटर्न टू इट्स प्रीवियस टास्क। मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर है, वो अभी एक काम कर रहा है, लेकिन इधर से इंटरप्शन आया 2 नंबर के काम से कि भाई मेरा ये काम कर दीजिए, जैसे कि बीच में प्रिंट का ऑप्शन आपने दे दिया। तो पहले माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, पहले प्रिंट, वापस से प्रिंट करने के बाद में आपके 1 नंबर के काम पर रिटर्न हो जाएगा। वो इसका मतलब है। इंटरप्ट आर सिग्नल सेंड टू सीपीयू बाई एक्सटर्नल डिवाइस, नॉर्मली इनपुट आउटपुट डिवाइस हो सकती है। दे टेल द सीपीयू टू स्टॉप इट्स करंट एक्टिविटी एंड एग्जीक्यूट द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि मान लो आप कुछ काम कर रहे हैं, बीच में आपने प्रिंट का इंस्ट्रक्शन दिया इनपुट आउटपुट डिवाइस से, तो सीपीयू क्या करेगा, पहले जो काम कर रहे हैं उसको छोड़ेगा, पहले आपका प्रिंट निकालेगा, उसके बाद में दोबारा से वापस अपने काम पर लौट जाएगा। In a microprocessor, when CPU is interrupted, it acknowledges the interrupt and wait for next instruction from the interrupted device. There are 3 type of interaction. एक हार्डवेयर इंटरप्ट होता है, एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है और एक ट्रैप होता है। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हार्डवेयर इंटरप्ट की। हार्डवेयर इंटरप्ट, हार्डवेयर इंटरप्ट आर जनरली और generated by the hardware device to signal that they need some attention from the operating system. They may have just received some data, example keystroke on the keyboard or data on the Ethernet cord, or they have just completed a task which the operating system previously requested, such as transferring data between the hard drive and memory. दूसरा होता है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या काम करेगा, दे आर जनरेटेड बाय द प्रोग्राम व्हेन दे वांट टू रिक्वेस्ट ए सिस्टम कॉल टू परफॉर्म्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब वे सबसे पहले रिक्वेस्ट करेंगे सॉफ्टवेयर जो इंटरप्ट है, मतलब सिस्टम के प्रोग्राम के द्वारा वो जनरेट किए जाते हैं। दे वांट टू रिक्वेस्ट ए सिस्टम कॉल टू परफॉर्म बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। एक होता है ट्रैप, ट्रैप इंटरप्ट भी होता है। ट्रैप इंटरप्ट आर जनरेटेड बाय द सीपीयू इटसेल्फ टू इंडिकेट दैट सम एरर और कंडीशन अकर्ड फॉर विच असिस्टेंस फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम इज नीडेड। मतलब कुछ एरर आई है जिसकी वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वहाँ पर हम ट्रैप इंटरप्टेड उसको यूज करेंगे। As an example, many computer systems use interrupt-driven input-output, a process where pressing a key on the keyboard or clicking a button on the mouse trigger an interrupt. The processor stops what is doing. It reads the input from the keyboard and mouse, and then it returns to the current program. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड शॉर्टकट की यूज टू स्विच द लास्ट टैब ऑफ कंप्यूटर क्रोम। मतलब कंप्यूटर क्रोम में लास्ट टैब में अगर जाना है तो कंट्रोल 9 शॉर्टकट की इसका इस्तेमाल करेंगे, तो गूगल के अंदर जो भी आपके टैब रहेंगे वहाँ पर आप जा सकते हैं। जैसे कि कंट्रोल 0 है, कंट्रोल 0 का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, कंट्रोल 0 रीसेट करने के लिए, ब्राउज़र को रीसेट करने के लिए, मतलब डिफ़ॉल्ट में आप जूम कर सकते हैं कंट्रोल 0 का इस्तेमाल करके। कंट्रोल 0 तो डिफ़ॉल्ट जूम कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट जूम योवर विंडो। कर्सर ऑफ ब्राउज़र एड्रेस बार एंड हाईलाइट एवरीथिंग इन इट। मतलब कंट्रोल L का इस्तेमाल करेंगे तो कर्सर बार है वो ब्राउज़र के एड्रेस पर चला जाएगा और प्रत्येक चीज़ को वो हाईलाइट कर देगा जो भी आपके सामने चीज़ें हैं। बाकी शॉर्टकट की है जैसे अल्ट होम पेज पर आप चले जाएंगे, ऑल्ट प्लस होम से। ऑल्ट प्लस अगर लेफ़्ट एरो आप प्रेस करते हैं
F11 एक बार दबाएंगे फुल स्क्रीन मोड में चले जाएंगे, F11 दोबारा दबाएंगे तो एग्जिट हो जाएंगे वहाँ से। एस्केप बटन दबाते हैं तो जो पेज आप लोड कर रहे हैं उसे आप स्टॉप कर सकते हैं। डाउनलोडिंग हो रहा है लोडिंग से तो उसको स्टॉप कर सकते हैं। और अगर आप एक बटन का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है कंट्रोल प्लस माइनस और प्लस, कंट्रोल के साथ माइनस और प्लस करते हैं तो जूम इन और जूम आउट के लिए पेज को यूज किया जाता है। माइनस है वो जूम आउट के लिए है और प्लस फॉर जूम आउट के जूम के लिए है। तो कंट्रोल प्लस माइनस 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 प्लस करेंगे तो प्लस जूम जूम ज़्यादा करता है और माइनस है जूम आउट के लिए होता है। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये बोल रहा है अनऑथराइज यूज डुप्लीकेट, वो हमारा होता है पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि अनऑथराइज यूज होता है। Pirated software is an unauthorized use, duplication and sale of copyright software. Pirated software is a software that has been copied or distributed for the free at the vastly reduced price, मतलब कि बहुत ज़्यादा उनकी reduced price होती है, pirated सॉफ्टवेयर होते हैं। और वो क्या करते हैं, जो क्रिएटर होता है उसकी विशेष के अगेंस्ट इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फ्री भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या बहुत कम रेट पर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। द टर्म Piracy comes from the music industry and especially the illegal broadcasting of music without paying a royalty, मतलब आप illegal म्यूजिक को ब्रॉडकास्ट करते हैं विदाउट पेइंग रॉयल्टी, तो म्यूजिक इंडस्ट्री से है। विंडो 10 ऑटोमेटिकली स्कैन योर कंप्यूटर फॉर पायरेटेड सॉफ्टवेयर, विंडो 10 है आपके पायरेटेड सॉफ्टवेयर के लिए ऑटोमेटिक क्या कर लेती है, आपके कंप्यूटर को स्कैन कर लेती है। क्रैक्ड सॉफ्टवेयर इज यूजुअली बट नॉट ऑलवेज पायरेटेड, मतलब सॉफ्टवेयर हैं वो यूजुअली पायरेटेड होते हैं लेकिन हमेशा नहीं कि पायरेटेड हो, क्रैक जो सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है। और द ऑपरेटिंग टर्म इज क्रैक विच मीन्स दैट सम टाइप ऑफ पैच और वर्क अराउंड वाज अप्लाइड टू डिफीट कॉपी प्रोटेक्शन। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम में क्या होता है। इन माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम डीएमए फैसिलिटीज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफर बिटवीन, तो डीएमए हम मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में डेटा ट्रांसफर करना है तो डायरेक्ट मेमोरी एसिस हम यूज कर सकते हैं। तो डीएमए का मेथड का वहाँ पर यूज किया जाता है। डायरेक्ट मेमोरी एसिस डीएमई मैसेज मेथड जो होता है इज ए फीचर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट अलाउ सर्टेन हार्डवेयर सब सिस्टम, जो भी सर्टेन हार्डवेयर सब सिस्टम हैं उनको एसिस करने की परमिशन देता है मेन सिस्टम की मेमोरी को, जिसको हम बोलते हैं रैंडम एसिस मेमोरी। मतलब कुछ हार्डवेयर को परमिशन देता है कि वो डायरेक्ट ही रैंडम एसिस मेमोरी को एसिस कर सकें। तो ये कौन सी मेथड होता है, ये डायरेक्ट मेमोरी एसिस फीचर के अंदर ही होता है। इंडिपेंडेंट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वहाँ पर हमें सीपीयू की ज़रूरत नहीं है, वो कुछ हार्डवेयर को डायरेक्टली रैम को एक्सेस करने की परमिशन देता है, इसलिए हम बोलते हैं उस मेथड को डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डीएमए अवॉइड यूजिंग द सीपीयू थस अलाउंग द सीपीयू टू अटेंड अनदर जॉब, तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में क्या है, सीपीयू हमारा कोई दूसरा काम कर सकता है, क्योंकि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में इसका और सीपीयू हमारा दूसरा काम है वो कर सकता है। इट इंक्रीज द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेज के बीच में डेटा ट्रांसफर की जो स्पीड है वो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस से इंक्रीज हो जाती है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इज यूज्ड व्हेन द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इज टू बी प्रिंटेड आउट फ्रॉम द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, मतलब कि कंप्यूटर की मेमोरी से ज़्यादा अमाउंट में डेटा अगर आपको प्रिंट करना है। The problem of slow data transfer between input-output port and memory or between two memory is avoided by implementing the direct memory access technique, मतलब DMA टेक्निक को यूज करके हम जो प्रॉब्लम है स्लो डेटा ट्रांसफ़र की उसको सॉल्व कर सकते हैं। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग 8257 DMA कंट्रोलर, यहाँ पर जो कंट्रोलर यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है 8257 डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर, DMA कंट्रोलर यहाँ पर यूज किया जाता है, डीएमए कंट्रोलर। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
देखिए यहाँ पर होता है प्रोवाइड ए पाथ टू ट्रांसफ़र डेटा बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी। मतलब सीपीयू और मेमोरी के बीच में आप डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पाथ प्रोवाइड कर रहा है। प्रोवाइड ए पाथ टू ट्रांसफ़र डेटा बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी। तो यहाँ पर डेटा बस यहाँ पर यूज की जाती है, डेटा बस। डेटा बस प्रोवाइड ए पाथ टू ट्रांसफ़र डेटा बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी। तो यहाँ पर हम देखें डेटा बस क्या है। ए डेटा बस, द फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर डेटा बस वाज 32 बिट। स्टैंडर्ड है डेटा बस का वो 32 बिट है। फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑफ डेटा बस वाज 32 बिट। Whereas newer 64-bit system can be handle much greater amount of data. Other data bus widths include 1 bit, 4 bit, 8 bit, and 16 bit. Data bus can transfer data to and from the memory of a computer or into or out of central processing unit that act as a device. Engine. It can also transfer information between two computers. मतलब कि ये क्या करता है, दो कंप्यूटर के बीच में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है। इंफॉर्मेशन को ये ट्रांसफ़र करता है टू कंप्यूटर के बीच में। ठीक है। नेवर वाइडर डेटा बसेज कैन हैंडल हायर बिट रेट एंड अमाउंट ऑफ डेटा दे कैन ट्रांसफ़र इज नॉन एज बैंडविड्थ। मतलब कि यहाँ पर वाइडर डेटा बसेज हैं वो यहाँ पर यूज की जाती है। वाइडर डेटा बसेज कैन हैंडल हायर बिट रेट एंड अमाउंट ऑफ डेटा दे कैन ट्रांसफ़र इज नॉन एज बैंडविड्थ। जैसे कि हमारे पास में जो बसेज होती हैं वो किस तरीके की बसेज होती हैं। बस होती है जैसे कि हमारे पास सीपीयू है, मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट, सीपीयू, मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट। उसके बाद में हमारे पास तीन तरीके की बसेज होती हैं जो कि आपस में हम नए नए डेटा है या बाइनरी डेटा बसेज हैं वो हायर बिट रेट को हैंडल कर सकती हैं। अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसफर इज नोन एज बैंडविड्थ। उसके बाद में देखिए सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट हो जाएगा, कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डेटा बस हो जाएगा। कंट्रोल बस, एड्रेस बस एंड डेटा बस। एड्रेस बस एंड डेटा बस। यहाँ पर जैसे कि जो बसेज रहेंगी हमारी वो कैसे रहेगी। जैसे सीपीयू के अंदर डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यहाँ से सीपीयू से डेटा है एड्रेस बस में जा सकता है। और डेटा बस है वो डेटा आपका तीनों में ट्रांसफ़र कर सकती है, दोनों साइड डेटा बस। और सीपीयू से कंट्रोल बस के बीच में भी डेटा है, दोनों साइड से ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है। और एड्रेस बस में डेटा आ ही सकता है। मेमोरी है, मेमोरी और कंट्रोल बस के बीच में डेटा है और जा भी सकता है। ठीक है। एड्रेस बस से डेटा मेमोरी में जा सकता है और एड्रेस बस, डेटा बस और मेमोरी के बीच में डेटा आ भी सकता है और जा भी सकता है। ठीक है। इनपुट आउटपुट के बीच में बात करें, इनपुट आउटपुट और कंट्रोल बस के बीच में डेटा आ भी सकता है और जा भी सकता है। दूसरा, इनपुट आउटपुट और एड्रेस बस के बीच में डेटा आ भी सकता है और जा भी सकता है। ठीक है। और तीसरा यहाँ पर इनपुट आउटपुट और डेटा बस के बीच में यहाँ पर भी डेटा है, आ सकता है और जा सकता है। तो ये हमारी सारी क्या कहलाएंगी, सिस्टम बसेज कहलाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए यहाँ पर दिया हुआ है दी फील्ड ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट, जैसे W3C क्या होता है, इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, कंसोर्टियम बोलते हैं इसको। तो देखिए, इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर एंड द इंटरनेट, W3C स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। कंसोर्टियम मतलब C4, ये क्या है, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वेयर मेंबर ऑर्गेनाइजेशन ए फुल टाइम स्टाफ एंड पब्लिक वर्क टुगेदर टू डेवलप द वेब स्टैंडर्ड। जहाँ पर हमारा क्या है, इंटरनेशनल कम्युनिटी है ये कंसोर्टियम। इसमें क्या है, जो भी हमारा फुल टाइम स्टाफ है या पब्लिक वर्क है, वो स्टैंडर्ड वे में एक साथ काम करते हैं ताकि वेब स्टैंडर्ड डेवलप कर सके। इसको 1994 में इसको फाउंड किया गया था। करंटली लेड बाय द वेब इन्वेंटर एंड डायरेक्टर टिम बर्नर ली और CEO जेफरी जेफ, W3C mission is lead to web to its full potential. W3C is an industry consortium that seeks to promote standard for the evolution of web and interoperability between the www product by producing specification and reference software. Although the W3C is funded by the industrial member, it is a vendor neutral and its products are freely available to all. The organization is guided by its open standard principle. It calls them open stand, which is referred to the modern paradigm for standard. The World Wide Web Consortium is founded in 1994 by the Tim Berners-Lee, and after he left the European Organization for Nuclear Research in October 1994. It was founded in the Massachusetts Institute of MIT Laboratory for Computer Science, MIT at MIT LCS, with the support from the European Commission and the Defence Advanced Research Project Agency DARPA, Defence Advanced Research Project Agency, which had pioneered the ARPANET, one of the procedure to the Internet. W3C also engaged in education and outreach, develops software, and serves as an open forum for discussion about the web. नेक्स्ट हम देखें, what kind of memory in both static and non volatile, किस टाइप की मेमोरी है यहाँ पर यूज की जाती है, स्टैटिक भी है और वोलेटाइल भी है, नॉन वोलेटाइल भी है और स्टैटिक भी है, वो है हमारे रोम। रोम रीड ओनली मेमोरी, ROM is read-only memory. The ROM is non-versatile and retain its information even after the power is turned off. मतलब कि ROM के अंदर से हम डेटा तब भी ले सकते हैं जब हमारा पावर ऑफ हो गया हो, तब भी हम ROM के अंदर से डेटा है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, RAM is random access memory. RAM is read-write memory. CPU can change the content of RAM at any time. In addition, RAM is volatile. RAM जो है हमारी volatile है, नॉन वोलेटाइल नहीं है। रैम हमारी वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल नहीं है। BIOS is basic input output system. BIOS is firmware technology which has the combination of both hardware and software. BIOS में क्या है, आपका हार्डवेयर भी रहेगा और रैम जो होती है आपकी वो वोलेटाइल मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी बसेज आर कनेक्टेड टू 8085 माइक्रो प्रोसेसर। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कितनी बसेज हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो 3 बस का कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। एक कौन सी है, हमारी एड्रेस बस है, एक हमारी डेटा बस है और एक हमारी कंट्रोल बस है। तो 3 बसेज को हम कनेक्ट कर सकते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। तो सेट ऑफ पैरेलल कनेक्टिंग लाइन इज कॉल्ड बस, जो पैरेलल कनेक्टिंग लाइन जो होती है उन्हीं को हम बस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए,
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है यहाँ पर? देखिए कैड जो है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो सिविल इंजीनियरिंग ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन टू कैरी आउट ए स्पेसिफिक पार्ट, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम होता है जिससे आप कोई स्पेशल टास्क आप इट प्रोवाइड एड यूजर फ्रेंडली इंटरफेस टू द यूजर टू ऑपरेट द कंप्यूटर फॉर इंटेंडेड पर्पज, मतलब कि ये यूजर फ्रेंडली इंटरफेस आपको प्रोवाइड करता है। इट आल्सो कॉल्ड एंड यूजर प्रोग्राम और ओनली एन ऐप, इसको हम ओनली ऐप भी कह सकते हैं या इसको हम एंड यूजर प्रोग्राम भी कह सकते हैं। एंड यूजर प्रोग्राम, एंड यूजर प्रोग्राम भी इसको कहा जा सकता है। कैड इज कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड को फुल फॉर्म क्या है हमारा? कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कैड क्या है हमारा? एक तरीके से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर computer aided design is a way to digitally create 2D drawing and the 3D model of real world product। कंप्यूटर एडेड डिजाइन है जिसके अंदर हम डिजिटली क्रिएट कर सकते हैं, 2D ड्राइंग हम क्रिएट कर सकते हैं, 2D ड्राइंग एंड 3D मॉडल भी हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। 3D मॉडल भी क्रिएट कर सकते हैं, 2D ड्राइंग भी क्रिएट कर सकते हैं। 2D मॉडल एंड 3D मॉडल ऑफ रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट बिफोर दे एवर मैन्युफैक्चर्ड, मतलब कि जो प्रोडक्ट यहाँ पर में आते हैं उससे पहले उनका 2D मॉडल हम क्या रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट में मॉडल ऑफ रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट, मतलब उनकी मैन्युफैक्चरिंग से पहले 2D मॉडल और 3D मॉडल उनका डिजाइन कर सकते हैं कैड के अंदर। अभी सॉफ्टवेयर क्या होता है हमारा, सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें। देखिए सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर को दिया जाता है ताकि कंप्यूटर कंट्रोल कर सके और कोऑर्डिनेट कर सके कंप्यूटर के हार्डवेयर को। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन का सेट दिया जाता है उसे ही हम सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। दिस सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी सीन्ड बाई टच, टच के द्वारा हम सॉफ्टवेयर सेट चेक नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। इट डायरेक्ट all the peripheral devices on a computer system on what to do and how to perform work, मतलब ये सारे जो आपकी कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइसेज हैं उनको ये बताता है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, वो ये बताता है, सॉफ्टवेयर ही बताता है। इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के? देखिए कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, वर्ड जिसे हम बोलते हैं। एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है जिसमें स्प्रेडशीट काम करती है। एक प्रेजेंट ग्राफिक्स भी होता है, ग्राफिक सॉफ्टवेयर। एक कैड होता है, कैड या कैम जिसको बोल सकते हैं। एक सेंडिंग ईमेल, सेंडिंग ईमेल ये भी यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर होता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास जैसे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। उसके बाद में देखें यहाँ पर, दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिजाइन फॉर यूजर हु वांट टू कस्टमाइज द प्रोग्राम, मतलब किसी प्रोग्राम को वो कस्टमाइज करना चाहते हैं तो कौन सा सॉफ्टवेयर यहाँ पर दिया गया? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं प्रोग्राम को। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर लेते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज ए सॉफ्टवेयर विथ सोर्स कोड दैट एनीवन कैन इंस्पेक्ट मॉडिफाई और इनहेंस। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में कोई भी यहाँ पर इनको मॉडिफाई कर सकता है और इनको इंस्पेक्ट कर सकता है, इसको इनहेंस कर सकता है। सोर्स कोड इज द पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मोस्ट कंप्यूटर यूजर डोंट एवर सी। इट इज द code computer programmer can manipulate to change how a piece of software प्रोग्राम और एप्लीकेशन वर्क, मतलब कि कैसे एक एप्लीकेशन वर्क करेगी, एक प्रोग्राम वर्क करेगा, वो हमारा सोर्स कोड होता है। प्रोग्रामर हु हैव access to the computer programmer source code can improve that program by adding features to it or fixing part they don't always work correctly।
मतलब कुछ पार्ट्स जो कि अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं उनको फिक्स करने का काम भी जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जिनको परमिशन होती है कंप्यूटर प्रोग्राम के सोर्स कोड को मॉडिफाई करने की, तो वो उसको इम्प्रूव करते रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं अपडेट। एक आपके पास में होता है ऑप्शन शेयरवेयर। शेयरवेयर क्या चीज़ है यहाँ पर? शेयरवेयर ये कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर दैट डिस्ट्रीब्यूट फ्री टू यूजर। ये कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर होता है शेयरवेयर जो होता है, और ये कस्टमर को फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, eventually either requiring or encouraging user to pay for continuous support of the software। और यहाँ पर इनकरेज करता है यूजर को ताकि वो कंटिन्यू सपोर्ट कर सके सॉफ्टवेयर को। शेयरवेयर इज यूजुअली सेफ बट कैन समटाइम्स बी पोटेंशियल व्हीकल फॉर डिलीवरिंग वायरस एंड अदर malicious payload। It was first introduced in the early 1980s, with its popularity rising in 1990 as the personal computing moved into the mainstream in both office and home. The format allows software developers to get their product into the hand of potential user for the test run. It hopes that they decide to purchase the fully functional version of the program. Shareware is also a popular with gamer, and it gives them a chance to try a new game on a limited basis before purchasing the full version. With shareware, users are encouraged to share the limited version of the software to promote larger distribution and sale. Shareware is not a synchronous with open source software, which is source code available to anyone with the software license. Open source software is designed to allow collaborate effort between the developer studying the code. Freeware and shareware don't allow you to make the change to the program. Like other type of software, shareware is not necessarily a bad thing to avoid at all cost. Many shareware products are legitimate, but even legitimate product can have weakness। फिर होता है हमारे पास फ्रीवेयर। फ्रीवेयर क्या काम करता है? फ्रीवेयर होता है कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर है दैट इज अवेलेबल टू नो कॉस्ट फॉर अनलिमिटेड यूज। द डेवलपर रिटेन ऑल राइट टू द प्रोग्राम एंड कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन। यूजर कैन समटाइम्स परचेज एडिशनल सर्विसेज और ऑप्शन। One good example is introductory antivirus software that protect your computer at no cost but also offer premium package with more sophisticated protection। एक होता है माइक्रोज इन असेंबली सॉफ्टवेयर। असेंबली सॉफ्टवेयर में जो माइक्रोज होते हैं वो क्या काम आते हैं? An assembly language micro is a template whose format represents a pattern of zero and more assembly language system or statement that might be common to multiple user or programmer. For this purpose, a micro language is used to provide syntax for defining macros, where a sequence of assembly language statement can be represented by a macros, and macro call is inserted into the assembly program source code where the assembly code would be otherwise go। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूजर नेम एंड पासवर्ड इज इंटर्ड व्हाट डज ए कंप्यूटर में। मतलब कि यूजर नेम और पासवर्ड में कंप्यूटर क्या करेगा? कंप्यूटर डेटाबेस से इसको मैप करता है। जब भी आप यूजर नेम पासवर्ड डाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? वंस ए यूजर नेम एंड पासवर्ड इज क्रिएटेड कंप्यूटर स्टोर इट इन द डेटाबेस। व्हेन देयर इज अ रिक्वेस्ट फॉर द ऑथेंटिफिकेशन it check the database for verifying whether the same match the already stored username and password or not. Only then it proceed to grant access. User ID identify you to the computer. User ID is typically some form of your name, your last name. For example, a user ID must be unique throughout the computer system. This allows the computer to distinguish between you and some other person. One confusing issue is that different systems refer to a user ID that the things that identify you to computer with different name. Some that you may run across the login ID, username, and user ID, but they are all refer to that special name that identify you to that particular computer system. Your user ID is also used for communication with other people through electronic mail. Since the user ID identify you to computer, it is the natural for it to be used identify you to other computer. To prevent other people from using your account by your user ID, you are required to have a password. A password allow you and only you to access the computer system throughout your user ID. And
इट बेसिकली प्रूव द कंप्यूटर सिस्टम दैट यू आर हु यू से यू आर। उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड ऑफ मैपिंग कंजुगेटिव मेमोरी ब्लॉक टू कंजुगेटिव कैच ब्लॉक। वो क्या कहलाता है? कंजुगेटिव मेमोरी ब्लॉक से कंजुगेटिव कैच ब्लॉक में जो आप मैपिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। तो जैसे तीन तरह की मैपिंग हमने देखी थी पहले। तो देखिए डायरेक्ट मैपिंग में क्या होता है, एसोसिएट मैपिंग में क्या होता है। एसोसिएट मैपिंग में हमने देखा एसोसिएट मैपिंग एसोसिएट मेमोरी स्टोर्ड बोथ एड्रेस एंड डेटा। मतलब एसोसिएट मेमोरी में आपका एड्रेस भी आ सकता है और डेटा भी आ सकता है, दोनों को स्टोर कर सकती है। एड्रेस वैल्यू ऑफ 15 बिट इज 5 डिजिट ऑक्टल नंबर एंड डेटा इज 12 बिट वर्ड इन 4 डिजिट ऑक्टल नंबर। मतलब 15 बिट का जो एड्रेस रहेगा उसके अंदर 5 डिजिट का ऑक्टल नंबर रहेगा, और जो अगर 12 बिट का रहेगा तो उसके अंदर 4 डिजिट में ऑक्टल नंबर रहेगा। इस सीपीयू एड्रेस ऑफ 15 बिट इज प्लेस्ड ए आर्गुमेंट रजिस्टर एंड द एसोसिएट मेमोरी सर्च्ड फॉर मैचिंग एड्रेस। एक होता है हमारा डायरेक्ट मैपिंग। डायरेक्ट मैपिंग में क्या होता है, इन सीपीयू एड्रेस ऑफ 15 बिट इज डिवाइडेड इनटू 4 फील्ड। मतलब 15 बिट एड्रेस जो है उसको 2 फील्ड में ये डिवाइड कर देगा। इन दिस द 9 लिस्ट नंबर सिग्निफिकेंट बिट्स कॉन्स्टिट्यूट द इंडेक्स फील्ड एंड रिमेनिंग 6 बिट कॉन्स्टिट्यूट द टैग फील्ड। मतलब दो तरीके के फील्ड रहेंगे, दो फील्ड में एक इंडेक्स फील्ड रहेगा। इंडेक्स फील्ड में 9 बिट ट्रम्प की रहेंगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं डायरेक्ट मैपिंग के अंदर। द नंबर ऑफ बिट इन इंडेक्स फील्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एड्रेस बिट रिक्वायर्ड टू एक्सेस कैच मेमोरी। तीसरा होता है सेट एसोसिएट मेमोरी। सेट एसोसिएट मेमोरी में क्या होता है, the disadvantage of direct mapping is that two words with same index address cannot reside in the cache memory at same time. The problem can be overcome by set-associated mapping. In this, we can store two or more words of the memory under the same index address. Each data word is stored together with its tag and this form of set. नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, शीला रिकॉल यूजिंग ट्रांजिस्टर द पार्ट ऑफ कंप्यूटर द जनरेशन फील्ड। तो देख ट्रांजिस्टर कौन से में आए थे? सेकंड जनरेशन में आए थे ट्रांजिस्टर। तो सेकंड जनरेशन की पहचान है कि ट्रांजिस्टर के कंप्यूटर बने होते हैं। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो कि 1955 से 64 के बीच में बने थे वो किसके बने थे? ट्रांजिस्टर के बने थे। Second generation of computer which used transistor instead of the vacuum tube were released in the late 1950 and early 1960 as interest in the computer technology grew quickly. The second generation of computer, however, was entirely built using the transistor rather than vacuum tube. तो देखिए फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो वैक्यूम ट्यूब से बने थे। जैसे कि एग्जांपल क्या है उसके, कौन कौन से कंप्यूटर हैं फर्स्ट जनरेशन के, जैसे कि ईडी सैक है, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का है। यूनिवैक है, यूनिवैक ये भी फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में हमने यूज किया था ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के एग्जांपल हम देखें जैसे IBM है 700, IBM 700, IBM 1401, ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आ जाता है इंटीग्रेटेड चिप। इंटीग्रेटेड चिप में जैसे कि IBM 360 है, IBM 360, IBM 370 है और NCR 395 है। ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आ जाता है। फिर फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर है, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में आ जाता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट VLSI, जिसमें आ जाते हैं हमारे IBM 4341, DEC 10 और स्टार 1000। फिर आ जाता है फिफ्थ जनरेशन के, जिसके अंदर हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी यूज की जाती है फिफ्थ जनरेशन के अंदर, वो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आ जाते हैं आपके रोबोटिक्स और न्यूरल नेटवर्क। रोबोटिक्स और न्यूरल नेटवर्क आ जाते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज यूज टू रिसॉल्व द डिफरेंट बिटवीन सीपीयू एंड पेरिफेरल डिवाइसेज। सीपीयू और पेरिफेरल डिवाइस के बीच में जो डिफरेंस रहता है वो कौन से कंपोनेंट में रहता है? इंटरफेस यूनिट है। इंटरफेस यूनिट में इस तरीके का डिफरेंस रहता है। द पर्पज ऑफ इंटरफेस यूनिट इज टू रिसॉल्व द डिफरेंस that exist between the central computer and each peripheral. The major differences are peripheral are electromechanical and electromagnetic device, and CPU and memory are electronics device. Therefore, a conversion of signal value may be needed. The data transfer rate of peripheral is usually slower than the transfer rate of the CPU, and consequently a synchronizing mechanism may be needed. Data code and format in the peripheral differ from the word format in CPU and memory. The operating method of peripheral are different from each other and must be controlled so as not to disturb the operating of other peripheral connected to CPU. To resolve these differences, computer system include special hardware component between the CPU and peripheral to supervise and synchronize all input and out transfers. उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा ट्रांसफर स्कीम रिक्वायर टू कांस्टेंट मॉनिटरिंग बाय सीपीयू टू पेरिफेरल डिवाइसेज। तो यहाँ पर प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट जो पेरिफेरल डिवाइस है, प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट डेटा ट्रांसफर स्कीम रिक्वायर टू कांस्टेंट मॉनिटरिंग बाय द सीपीयू फॉर of the peripheral devices. So data transfer to and form of peripheral may be done any of the three possible ways: programmed input output, interrupted initiated input output, और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। प्रोग्राम इनपुट आउटपुट में क्या होता है? It is due to the result of input output instructions that are written in the computer program. Each data item transfer is initiated by the instruction in the program. Usually the transfer is form of CPU register and memory. In this case it requires constant monitoring by CPU of the peripheral devices. दूसरा होता है entrapped initiated input output. Entrapped initiated input output जो होता है, since in the programmed input output the CPU is kept busy unnecessary. This situation can very well be avoided by using the interrupt driven method for transfer. मतलब इंटरप्ट ड्रिवन मेथड अगर ट्रांसफर में यूज करेंगे तो जो अननेसेसरी सीपीयू यहाँ पर प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट ट्रांसफर मेथड में यूज हो रहा है वो यहाँ पर नहीं होगा। तो तीसरा होता है डायरेक्ट मेमोरी असिस्ट। डायरेक्ट मेमोरी असिस्ट में क्या होगा? Data transfer between the fast storage media such as magnetic disk and memory unit is limited by the speed of CPU. Thus, we can allow the peripheral directly communicate with each other using the memory buses, removing the intervention of CPU। मतलब CPU का इंटरवेंशन उसमें से हम हटा देंगे, तो डायरेक्ट वो मेमोरी से कनेक्ट करके डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अभी आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। जैसे कि क्वेश्चन क्या है, सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल क्या है? देखिए सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम पेन ड्राइव, एचडीडी, सॉलिड स्टेट डिवाइस, ये सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल हैं। तो एग्जांपल में हम देखें जैसे कि मेमोरी हम अलग अलग देखेंगे। द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस विच आर बुल्ट इनटू द कंप्यूटर और कनेक्टेड टू द कंप्यूटर आर नॉन एज सेकेंडरी मेमोरी। मतलब या तो कंप्यूटर में लगाई जाती है या कंप्यूटर में पहले से रहती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज रहती हैं। एक्सटर्नल मेमोरी भी इनको कह सकते हैं और इनको ऑक्सिलरी स्टोरेज भी कह सकते हैं, जो सेकेंडरी मेमोरी हैं। सेकेंडरी मेमोरी इज असिस्टेड इनडायरेक्टली बाई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के द्वारा ही इनको हम असिस्ट कर सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी को। दी सीपीयू कैन नॉट डायरेक्टली असिस्ट दी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को सीपीयू डायरेक्टली टू प्राइमरी मेमोरी फर्स्ट देन सीपीयू कैन असिस्ट। मतलब कि सेकेंडरी मेमोरी का डेटा है वो पहले आपका प्राइमरी मेमोरी में आएगा और प्राइमरी मेमोरी में आने के बाद ही आपका जो सीपीयू है उस डेटा पर कुछ काम कर सकता है। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, जैसे रोम पर होती है और परमानेंट मेमोरी होती है। इफ़ वी नीड टू स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा और प्रोग्राम परमानेंटली वी नीड ए सेकेंडरी स्टोरेज।
अगर हमें कोई डेटा या प्रोग्राम है जो कि परमानेंटली हमें स्टोर करना है और वो लार्ज अमाउंट में है, तो हमें वहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी की ही ज़रूरत होगी। अब सेकेंडरी मेमोरी के गुणधर्म क्या हैं, क्या क्या गुण हैं? पहली तो सेकेंडरी मेमोरी जो है वो नॉन वोलेटाइल है, मतलब लाइट भी चली जाएगी तो आप उससे डेटा रिट्राइव कर सकते हैं। पावर जब आपकी ऑफ हो जाएगी तब भी आप इससे डेटा है रिट्राइव कर सकते हैं। तो CD ड्राइव है हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क है, और इसमें आप क्या कर सकते हैं, ऑप्टिकल रेज का यूज करेगी, डेटा को रीड राइट कर सकते हैं आप। CD आर इंसर्टेड टू CD ड्राइव बोल्ट इनटू द CPU कैबिनेट, मतलब CPU कैबिनेट में जो CD ड्राइव होता है उसमें आप उसको इंसर्ट कर देंगे। एक होता है आपका पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या है? पोर्टेबल मेमोरी है, पोर्टेबल मेमोरी डिवाइस, सॉलिड स्टेट मेमोरी रेदर देन मैग्नेटिक फील्ड और लेसर टू रिकॉर्ड डेटा, मतलब इसकी सॉलिड स्टेट मेमोरी रहेगी। इट यूजेज ए टेक्नोलॉजी सिमिलर टू रैम एक्सेप्ट दैट इज नॉन वोलेटाइल। इट आल्सो कॉल्ड USB ड्राइव, की ड्राइव और फ्लैश मेमोरी भी हम इसको बोल सकते हैं। और एक होता है हमारा DVD ड्राइव। एक कौन सा है? हमारा DVD ड्राइव है। DVD ड्राइव में हम क्या करेंगे? DVD स्टैंड फॉर डिजिटल वीडियो डिस्प्ले। DVD मतलब क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्प्ले है ये, डिजिटल वीडियो डिस्प्ले। DVD are optical device that can store 15 times of data held by CD। CD के कंपेरिजन में 15 टाइम्स डेटा आप DVD में रख सकते हैं। और DVD are optical device that can store 15 टाइम्स of data held by CD। They are usually used to store rich multimedia जो फाइल है, और हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है DVD की। तीन वेराइटीज़ में आती हैं DVD हमारी, रीड ओनली में भी आती हैं, रिकॉर्डेबल में भी आती हैं, और री राइटेबल में भी आती हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? DMA